28 अप्रैल कनाडा की तारीख के सबसे अहम इलेक्शन का दिन। एक तरफ है अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनाना चाहता है, एक तरीके से कनाडा पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ कनाडा के अपने इमिग्रेशन के मसाइल हैं, इनके अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पर लोग इस इलेक्शन को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। इस इलेक्शन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी शख्स से इलेक्शन के बारे में बात की जाए तो वो सिर्फ अगले 4 साल के मैंडेट की बात नहीं करता। वो ये कहता है कि हमें अगले 10 से 15 साल का सोचना है। हमारे पास कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जिसमें फहम फरासत भी हो और जो अमेरिका को सख्त जवाब भी दे सके। कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि इमिग्रेशन के मसाइल भी हल करे और हमारी इकोनॉमी को भी मजबूत बनाए। अब सवाल ये है कि ये शख्स कौन होगा। मैं हूँ वैस मंगलवाला और ये है वर्ल्ड वाइज का कनाडा इलेक्शन स्पेशल। मार्क कार्नी एक साबिक मरकजी बैंकर हैं जो कि मार्च 2025 में वजीर आजम बने। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के बाद ये ओहदा संभाला। कार्नी इंतखाबात में खुद को एक तजुर्बाकार रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं जो कि मुश्किल वक्त में मुस्तहकम क़यादत फराहम कर सके। उनकी मुहिम का नारा है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉर अनसर्टेन टाइम्स, यानी गैर यकीनी वक्तों के लिए मजबूत क़यादत। मौजूदा हालात में जब अमरीका मुसलसल कनाडा के लिए एक खतरा है, ऐसे वक्त में उन्होंने खुद को एक मजबूत और बेहतरीन इंतखाब के तौर पर पेश किया है। इसके अलावा कार्नी ने अवामी मसाइल को भी अपने मंशूर में खास जगह दी है। उनका मंशूर मईशत की बहाली पर मरकूज है। वो खास तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने और रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। कार्नी माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जंग के लिए पायदार तरक्की की पॉलिसियों को फरोग देने का वादा कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे पर उनकी तवज्जो ज्यादा है। साथ ही साथ उनकी पार्टी समाजी इंसाफ जैसा कि खवातीन के हुकूक और अक़लियतों की हिमायत पर भी खास तवज्जो दे रही है। अच्छा, अब ट्रूडो चले गए, मार्क कार्नी आ गए। इन दोनों के कैरेक्टर्स में और इन दोनों की जो अप्रोच है उसके अंदर आपको क्या लगता है कि फर्क क्या है? भाई ट्रूडो तो एक ब्लू आइड गोल्डन बॉय था ना। हाँ। उसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था। यस। ट्रूडो और उसके वो बड़े नखरों के साथ पला बड़ा और बड़ी तवक्कुआत थी, एक्सपेक्टेशंस थी। उसका एक प्ले बॉय डिमीनर भी था। उससे पहले टीचर रहा वो, फिर पता नहीं क्या उसने चीजें की और फिर वो सियासत में घुसा बड़े फैन फेयर के साथ। तो एक एक्सपेक्टेशन थी। मार्क कार्नी आता है आपके अल्बर्टा से, नॉर्दर्न अल्बर्टा से। उसको मेहनत करके यहां तक पहुंचना पड़ा। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर रहा। हाँ। पहला नॉन ब्रिटिश Yes. बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर था मार्क कार्नी। माइंड यू, उससे पहले वो बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर था। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उसकी जो स्ट्रगल है वो नजर भी आती है ना आपको। Yes. कि वो जिस तरीके से बात करता है, नपी तुली बात, वो कैरिज्मेटिक है भी नहीं भी है। वो अपने जो आइडियाज हैं उसकी बुनियाद के ऊपर या जो उसके थॉट्स हैं, जो वो अकॉम्प्लिश कर सकता है, स्किल सेट है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहा है। और इसीलिए उसने इतना रिमार्केबल टर्न अराउंड देखा है लिबरल्स के फॉर्च्यून्स में। क्योंकि जब ट्रूडो गया था तो कंजर्वेटिव पार्टी उरूज पे थी। Yes. पीक पे थी वो। और एक और चीज, ट्रूडो की डिपार्चर कोइंसाइड करती है ट्रंप की एंट्री से। सही है। और ट्रंप की एंट्री अब आप देख सकते हैं कि आवाजें निकल रही है, आवाजें आना शुरू हो गई। ट्रंप का नाम लिया यहाँ पे तो एक नारेबाजियां शुरू हो गई। बट और ट्रंप फैक्टर को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते इन इलेक्शंस में, किसी भी इलेक्शन या सिचुएशन में इस वक्त पूरी दुनिया में। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पोलियर एक मुतनाज़ मगर अवामी रहनुमा है। वो लिबरल्स के गुज़िश्ता 10 साला दौर की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद के साथ मैदान में उतरे हैं। But after the lost liberal decade, that promise is broken. Everything costs more. Seniors are choosing between heating and eating. Young people have given up on ever owning a home for the first time in the history of our country. Crime is raging out of control. Immigration has been broken by liberal policies that grew population at a rate 3 times faster than our housing stock, crowding out homes, healthcare, and jobs. For 3 liberal terms, Canada has had the worst GDP per capita of any country in the G7. Much of that while Mark Carney was Justin Trudeau's economic advisor. And the OECD forecasts that Canada will have the worst economic growth out of all of its roughly 40 nations for the next 30 years.
The choice is this: a fourth Liberal term with Mark Carney, whose reckless Liberal plan will add even more debt than Trudeau, or a new Conservative government with a responsible plan to save $125 billion and put us back on the path to growth and security. This is my plan for change. कार्नी ने पियर पोलिवर की तमाम बातों को एक जोक करार दे दिया। There are so many phantom numbers in that platform. But let's start with the approach. With respect to $10 a day for childcare, with respect to dental care, pharma care, the approach is, if you already have it, you can keep it, but no one else can have it. Secondly, there's a phantom growth that comes from the sky in his platform that arrives and changes his numbers, even though he doesn't have a plan to fight against President Trump. He also has a tax cut, a bring-it-home tax cut that never comes home. It doesn't arrive until year 4 and 5, right when we see the need of Canadians. Our tax cut, compared to his plan, I'll give you one number, is 4 times larger this year. Is 4 times larger. These numbers are a joke. पियर पोलिवर ने टैक्स को खत्म करने का वादा किया है। उनका सियासी नारा है टैक्स द टैक्स, खासतौर पर कार्बन टैक्स। उनका मकसद अवामी अखराजात में कमी और हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। इसके अलावा हाउसिंग बहरान को हल करना भी उनके मंशूर का हिस्सा है। वो हाउसिंग के मसाइल को हल करने के लिए नए मंसूबे और पॉलिसियां मुतारिफ कराने का वादा कर रहे हैं ताकि सस्ती रिहाइश फराहम की जा सके। वो इस कोशिश में है कि तकरीबन 1 दिहाई के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को दोबारा इक़्तिदार में लाएं। पियर पोलिवर बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ट्रेल जरूर कर रही है, मगर उसके पास भी एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट का, मुझे लेटेस्ट पोलिंग आपके पास शायद नंबर्स हों ज्यादा, बट द रीजन कंजर्वेटिव इतना बेहतर कर रहे थे क्योंकि वो एक अपने आप को एज द कनेडियन वर्जन ऑफ ट्रम्प, आउटसाइडर। याद रखें, ये ट्रेड वॉर से पहले ट्रेड वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कनाडा के ऊपर भी, क्योंकि आते ही उसने कैनेडियन एल्यूमिनियम और इन सब चीजों के ऊपर टैरिफ लगा दिए और जंग एक तरीके से छेड़ दी कनाडा के साथ। सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा का अमेरिका, तो उसके साथ जंग छेड़ दी, तो उसका इम्पैक्ट आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। उस मोमेंट में पियर पोलिएव, जो अपने आप को कनेडियन ट्रम्प के तौर पे प्रमोट कर रहा था, वो बैकफायर हो गई चीज उसके लिए। अब उसको अपनी आइडेंटिटी को दोबारा उसमें लेके आने के लिए या एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए टाइम लगा। पोलिवर के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है? वो एक अपने आप को अल्टरनेटिव के तौर पे पुश करता है। वो कंजर्वेटिव वैल्यूज के लिए कहता है कि हमें खड़ा होना पड़ेगा। वो कहता है कि कनाडा बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला गया है वोक पॉलिसीज की वजह से, जिसके अंदर LGBTQ, हम जिनसी और दीगर और पॉलिसीज है, उसके खिलाफ है। वो फैमिली वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट करता है कि फैमिली के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कार्नी भी करता है, ऐसा नहीं कि कार्नी नहीं करता, मगर कार्नी कहता है कि मैं एक एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड रिस्पॉन्स ट्रेड वॉर के अंदर अमेरिका के खिलाफ, ट्रम्पिज्म के अगेंस्ट, एक लॉजिकल चॉइस कार्नी कहता है कि मैं वो ऑप्शन हूं, क्योंकि मैंने इन चीजों के साथ पहले डील किया हुआ है। 2008 के अंदर जो क्राइसिस आई थी, फॉर एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके अंदर जो कार्नी का किरदार था, फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ जो कार्नी का किरदार रहा, उस सब के अंदर वो कहता है कि यही एक ऑप्शन है जो कार्नी कहता है मैं प्रोवाइड करता हूं, और कैनेडियंस रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। वो एक नौजवान और जदीद रहनुमा हैं जो कि तरक्की पसंद पॉलिसियों पर जोर देते हैं। Canada's richest billionaires are watching their fortunes grow by hundreds of millions of dollars a day. At the same time, nearly 4 million people across this country can't afford the basics. This didn't happen by accident. It's what happens when governments have the power to act and choose not to. Liberals and conservatives put the profits of the powerful ahead of the people who make this country work. उनकी पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात में किंग मेकर के तौर पर देखी जा रही थी। इस मर्तबा वो खुद हुकूमत नहीं भी बना सके तो वो इस पोजीशन में जरूर आ सकते हैं कि वो तय करें कि किसके साथ हुकूमत तश्कील दी जाए। जगमीत सिंह दौलतमंदों पर टैक्स का नारा लिए अपनी मुहिम चला रहे हैं।
सिंह ने बड़े असासे रखने वालों पर इजाफी टैक्स लगाने का वादा किया है ताकि दौलत की तकसीम में बेहतरी लाई जा सके। वो सस्ती रिहाइश की फराहमी के लिए हाउसिंग प्रोग्राम्स में तोसी करने का अज़्म भी रखते हैं। इसके अलावा उनके मंशूर में यूनिवर्सल फार्मा केयर और दंदान साजी की खिदमात की तोसी भी शामिल है। एनडीपी जो है फॉर एग्जांपल, वो अब उसने अपने आप को और जगमीत सिंह ने ट्रूडो के साथ बहुत अलाइन किया। उनका भी वही कुछ हद तक मसला है जो कंजर्वेटिव का है। कंजर्वेटिव्स ने अपने आप को ट्रम्प के साथ अलाइन किया। एनडीपी यहाँ तक के बहुत कोशिश भी की, मगर ट्रूडो की हुकूमत को बरकरार रखने में एनडीपी का भी किरदार था। यहाँ तक कि जगमीत सिंह अपने आप को अब गाजा के ऊपर फॉर एग्जांपल डिबेट के अंदर भी देख सकते हैं आप। डिबेट के अंदर आपने कार्नी और पियर पॉलियर की तो बात की, मगर तीसरे जो कैंडिडेट जगमीत सिंह फॉर एग्जांपल, उन्होंने गाजा के ऊपर भी बात की, जी वर्ड भी इस्तेमाल किया। वो उन्होंने कहा कि जी वहां पे ये हो रहा है, जो बड़ा यहाँ पे कंजर्वेटिव तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि आप वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने पार्टी पोजीशन को कंप्लीटली वो लेके चला गया। मेरे ख्याल से इतनी रेडिकल पोजीशन किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर एज सच हमने नहीं देखी जो जगमीत सिंह ने दिखाई है। और उसका फायदा आपको लगता है होगा? नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा, मगर उसने पोजीशन डिफाइन कर दिया उसने। ठीक है, उसको फायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। बिल्कुल। और चीजों को टर्न अराउंड इतनी आसानी से नहीं करते। और कंजर्वेटिव और कनेडियन व्यूज इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ज्यादा और अमेरिका के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है निस्बतन जो फलस्तीन या गाजा में हो रहा है। फलस्तीन और गाजा में हो रहा है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कनेडियंस की वो इतनी खराब है, बहुत सारे कनेडियंस की। रेंट अफोर्डेबिलिटी फॉर एग्जांपल, खाने पीने के एक्सपेंसेस। इव फ्रैंकोइस प्लानशेट, ये लीडर हैं ब्लॉक क्यूबेकॉय पार्टी के। प्लानशेट क्यूबेक के सूबाई मफादात और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। यूँ तो ये पार्टी वफाकी हुकूमत नहीं बना सकती, लेकिन अक़लियती हुकूमत की सूरत में असरअंदाज जरूर हो सकती है। ब्लॉक क्यूबेकॉय की कैंपेन सूबे की खुदमुख्तारी और सकाफती हुकूक की हिफाजत के गिर्द घूमती है। वो क्यूबेक की माहौलियाती पॉलिसियों को मजबूत करने के लिए इक़दामात की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। एक और पार्टी है ग्रीन पार्टी। एलिजाबेथ में ग्रीन पार्टी की रहनुमा है। उनकी तवज्जो माहौलियाती तब्दीली, जमहूरी इस्लाहात और बराबरी पर है। When we look at the things we've advocated in the past that are now accepted within Canada, we now ask again, please look at our platform, please look at our budget and look at it carefully. उन्होंने ग्रीन न्यू डील का मुतालबा किया है। वो समाजी इंसाफ और मसावात के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का वादा कर रही हैं, खास तौर पर सेहत और तालीम के शोबों में, लेकिन उनके पास पिछली पार्लियामेंट में सिर्फ 2 नशिस्तें थी। अच्छा, अब इसके अलावा हम देखते हैं ग्रीन पार्टी है, एक वो ब्लॉक क्यूबेकॉयस है, ये कहाँ स्टैंड करती है? ये रीजनल पार्टीज हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन पार्टी का फोकस है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट फर्स्ट, कि हम अपना जब तक एनवायरनमेंट अब फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पे क्योंकि उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट को बैक बर्नर पे रख दिया और वो फॉसिल फ्यूल और एक्सकवेशन और एक्सट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं अभी ये लोग। जो ट्रम्प साहब कहते हैं ड्रिल। तो यहाँ पे कनाडा के अंदर भी कह रहे हैं, लिबरल्स कह रहे हैं कि भाई अब हमें अपना अगर मैच करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मगर अगर हमें ट्रेड वॉर के साथ डील करना है तो हमें जो हमारी रिसोर्सेज है उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। तो ग्रीन पार्टी जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। हाँ, बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर रही होती है, वेजेस के ऊपर फोकस कर रही होती है, लेबर के साथ अलाइंड है वो। अगर एनडीपी लेफ्ट है तो वो उससे और लेफ्ट है। ओके, अच्छा। और ये जो क्यूबेक की जो पार्टी है ब्लॉक क्यूबेकॉयस, वो नेशनलिस्ट है। ओके, वो फ्रेंच नेशनलिस्ट है। वो सेपरेटिस्ट थे एक जमाने में, और वो अभी भी सेपरेटिस्ट हो सकते हैं। ओके, कि अगर वो देखते हैं उनका मौकफ, वो एक मूवमेंट चलाई थी उन्होंने 90s के अंदर। तो कनाडा के अंदर फ्रेंच और इंग्लिश 2 जुबानें हैं फॉर एग्जांपल, राइट? यस। और यहाँ तक सॉवरेन ब्रिटिश मांगते हैं, मगर क्यूबेक के अंदर और नेशनली भी फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंस है, मगर ब्लॉक क्यूबेक वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड टू क्वेबेक। तो ये पार्टियां क्या, जैसे हमारे यहाँ पर होता है पाकिस्तान में कि अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो फिर आप कोalition बना लेते हैं, ये क्या? हाँ, तो कोalition ये अभी एनडीपी और लिबरल का ही तो कोalition चल रहा था। बिल्कुल। उसके बाद मगर अब कोशिश और एनडीपी ने दोबारा कहा है कि हम बनाने के लिए तैयार होंगे, मगर उनके पास इतनी सीट्स आएंगी क्या? और क्या कंजर्वेटिव्स के चांसेस कोalition बाजी के अंदर कम है निस्बतन लिबरल्स, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं कार्नी के साथ। तो ये सब फैक्टर्स आएंगे, बट वील हैव टू सी के इलेक्शन डे पे 28 अप्रैल को
क्या होगा, किस तरफ लोग वोट देंगे। कनाडा के इलेक्शंस में इस मरतबा आवाम का काफ़ी जोश व खरोश नज़र आ रहा है और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो एडवांस वोटिंग के नंबर्स इस मरतबा इलेक्शंस कनाडा ने रिलीज़ किए हैं वो नंबर्स बड़े हैरानकुन हैं। 18 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक एडवांस वोटिंग हुई थी और उसके नंबर्स मेरे सामने हैं। इन 4 दिनों में इस मरतबा 7.3 मिलियन लोगों ने वोट डाला, यानी 73 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एडवांस वोटिंग कर चुके हैं, अपना वोट ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं। और अगर इस नंबर को हम कंपेयर करें पिछले इलेक्शन से, 2021 के इलेक्शन से, तो 2021 में 5.8 मिलियन लोगों ने एडवांस वोटिंग में हिस्सा लिया था। 58 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने एडवांस वोट डाल दिया था। तो इस मरतबा एडवांस वोटिंग के नंबर में 25% इंक्रीज देखने में आया है। आज जनाब इलेक्शन कवरेज के हवाले से मैं एक बड़ी ख़ास जगह पर जा रहा हूँ और इलेक्शन कवरेज में हमें पता है कि जब हम पाकिस्तान में इलेक्शन कवरेज कर रहे होते हैं तो इलेक्शन की एक एक्टिविटी होती है और वो एक्टिविटी होती है जी कॉर्नर मीटिंग। हर जगह पर, हर गली कूचे में, मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मिल रहे होते हैं आवाम से, अपना एजेंडा, अपनी पार्टी का एजेंडा बता रहे होते हैं उनको और बता रहे होते हैं कि जी उनकी पार्टी कैसे ज़मीन और आसमान एक कर देगी लोगों की भलाई के लिए और सारे मसले हल हो जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी, कनाडा में भी एक कॉर्नर मीटिंग सी हो रही है। बेसिकली मीट द कैंडिडेट के नाम से ये एक छोटा सा इवेंट है और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो है वहाँ पर ये इवेंट है। तो स्टूडेंट्स ज़ाहिर है बैठे हुए होंगे और स्टूडेंट्स जो हैं उनसे कैंडिडेट्स बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि ज़रा इस इवेंट में जाकर देखा जाए, विज़िट किया जाए इस इवेंट में क्या हो रहा है और मैंने सोचा कि ज़रा कैंडिडेट से भी मुलाकात की जाए, स्टूडेंट्स को वो किस तरह पिच करते हैं और स्टूडेंट्स से वो क्या बात करते हैं, स्टूडेंट्स उनसे क्या सवालात करते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। और आइए चलते हैं, ज़रा कैंडिडेट से मिलते हैं और इवेंट देखते हैं कि यहाँ का इवेंट कैसा होगा। मेरा ख्याल है स्टूडेंट ज़ाहिर है जब मौजूद हैं यहाँ पर तो थोड़ा शोर शराबा होगा, थोड़े नारेबाजी होगी, थोड़ा इन्जॉयमेंट तो होगी। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ये जी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एक एरिया है जिसको नेस्ट कहते हैं और नेस्ट में यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, इवेंट जो है, जो कॉर्नर मीटिंग है वो शुरू होने वाली है और लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। आपको मैं ज़रा माहौल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा, कोई भी सियासी इवेंट जो होता है उसमें खाना पीना ज़रूर होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पर मौजूद है। अब देखता हूँ मैं कि इसमें से कितना पिज़्ज़ा बचा हुआ है, कितना खाली है। ये देखिए पिज़्ज़ा मौजूद है, इसमें भी कुछ पिज़्ज़ा बचा हुआ है। तो लोग खाते पीते रहेंगे और सवालात भी करते रहेंगे। इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है, इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है। कैंडिडेट से भी मुलाकात करेंगे और ज़रा लोगों से भी बातचीत करेंगे। सो आई एम हियर विद वेड ग्रांट। ही इज़ द लिबरल पार्टी कैंडिडेट, द पार्टी दैट हैज़ डोमिनेटेड Canadian politics since I don't know when. Hi Wade. Hi, nice to meet you. Same here. So, can you tell me a little bit about what is the pitch of Liberal Party this time? Right now, it's protecting our sovereignty. It's protecting our border from Donald Trump, his unfair tariffs that he's putting upon our country. It's affecting our workers. It's affecting our daily life. We need to ensure that we stand up strong against them and push back so that he knows that we can't be bullied. Right. So it's been like more than 10 years since the Liberal Party is in government. Almost 10 years. Almost yeah. 10 years. So what will be the different set of policies that you will be bringing in this time if elected? I have not been elected yet, but I want to be elected. And housing affordability is something that's big to me because I have 2 young kids. Being able to attain a house, to live in a neighborhood that you want to live in. So finding ways of accelerating home builds, finding ways of ensuring that there's rental housing, there's housing for first responders, for teachers, for people that want to live in the city and live in the place that they work. So there's a lot to do. Lot to do, yes. Thank you and best of luck. Thank you so much. So I'm here with Alim Fakirani. He is the man whose background comes from Gujarat, right? Yeah, but a lot of different stops along the way. Uh-huh. So Okay. Gujarat and then East Africa and then Canada. And yeah, And now you're a proud Canadian. very proud Canadian. Okay, and I heard you during this whole session, and you mentioned cycles, 10-year cycles between liberals and conservatives. How to break the cycle? I think it's up to Canadians to get informed, make a decision. I think that's the beauty of our system in Canada is very proud of the democratic system that we have here. I think when people get to know me and they get to know what I stand for and the values that I have, I think it's one person at a time and getting them to learn more about what I believe in, and that's how it works, right? Okay, and this is the first time that you're participating.
It is, yeah. Okay, so how has been the experience? I've been loving it so far. I've been learning a lot. It's a lot of it's really nice to be able to talk to people, hear about what their concerns are, hear about what their values are, what they want for themselves and for the country. So it's been an amazing experience. Okay, so what are the three main issues that needs to be tackled as a priority? Yeah, that's a good question. I think affordability is a big one in Canada, making sure that people are able to afford their homes, their groceries. I think that's a big one. I think right now the tariff threat is a big one. So how do we make sure that we have a strong economic foundation here in Canada? And I think sustainability more broadly, around climate, making sure that we live in a just society. I think those are really important things that Canadians are thinking about today. And do you think these youngsters will be able to make a difference in these elections? Absolutely. I think it's not lost on me that it's university students, young people who make a difference in our societies every day. It was university students who fought against segregation. It was university students who fought against apartheid in South Africa. University students fought for women's rights. Young people are crucial to our democracy. Thank you and best of luck. My pleasure. All the best. Thank you. So I'm here with Tom Digby, who is the Green Party candidate here. Hi, Tom. How are you? Very well, thank you. I just heard you speaking, and I just wanted to ask you, what is the Green Party bringing to these elections? What is the pitch? The pitch is we put the environment first. There is a lot of chaos in the world right now, and Trump is creating an unprovoked trade war, which is doing massive damage to the U.S. as well as to other countries around the world. And in all this discussion, how do we respond to that? Whether it's getting prepared for military action or other civil disturbances in our countries, that question, how do we deal with it? What's getting lost in all this is that we are in a climate crisis, and someone needs to be there in the federal government, continuing to highlight that and make that an issue for Canadians. Okay. Other than environment, I saw that you were not even mentioning the name of Donald Trump, and when the name was mentioned, you just covered your ears. How to deal with this guy? How to deal with him? So I'm a U.S. attorney. I'm a lawyer. I'm a Canadian lawyer and a U.S. lawyer as well. And I've dealt with a lot of blowhards. In American, Trump is a classic blowhard. You can see how he backed away from his tariffs. He tanked the global economy earlier this week. He backed away for 90 days. He blinked. Let's face it. Bullies and people who have no plan, they often act irrationally and against their own interests. The important thing to do is to offer something to Trump, to offer something that's good for him and good for us. You never do it. You never propose a one-way solution, and you never accede to his demands without getting something equal in return. And you think Green Party will be able to do it? The Green Party certainly can. I mean, I'm a negotiator. I'm a lawyer. I've spent decades negotiating with American bullies. It doesn't always go well. I don't want to promise that there's easy solutions, but you need to listen and you need to look for the opportunities. And every good negotiator knows that. And we have an opportunity here. That's the way I see it. And as you're here at UBC, do you think these youngsters will be able to make a difference this time in the elections? I absolutely do. We do have a good core of Green support here. The people are worried about the climate, and they listen to all the adults seem to be fussing around, worried about other things. And they say, but who is putting the environment first? And that's what the Green Party is for. Thank you, best of luck. Thank you so much. जी, तो कॉर्नर मीटिंग ख़त्म हुई और कॉर्नर मीटिंग में हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो कॉर्नर मीटिंग होती है वो किस तरह होती है। फिर उसके बाद कैंडिडेट से भी बात हुई, ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट से बात हुई, एनडीपी के कैंडिडेट से बात हुई, उसके अलावा जो लिबरल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे बात हुई। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट किस्म की एक कॉर्नर मीटिंग थी। इसमें जो है वो ये हुआ कि सवाल जवाब हुए उनसे, बड़े ही महज़्ज़ब तरीके से जो मॉडरेटर थी उन्होंने सवालात किए और उसके जो जवाबात थे वो तमाम कैंडिडेट्स ने दिए। हर कैंडिडेट के पास 2-2 मिनट का वक्त था। बड़े तमीज़ से, तहज़ीब से हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। फिर उसके बाद आखिर में जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो फैकल्टी थी यहाँ की, उन्होंने भी मुलाकात की। ये तमाम जो कैंडिडेट्स थे और उनसे अपने जो भी सवालात थे वो किए। एक बहुत ही अच्छा सा इवेंट था। हाँ, अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से उसको कंपेयर करें तो कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, कोई झंडे नहीं लहरा रहे थे, कोई नारे नहीं लग रहे थे। बड़े ही प्यार से
ये कॉर्नर मीटिंग हो गई, तो ऐसी कॉर्नर मीटिंग्स हम पाकिस्तान में कब देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल। इलेक्शंस के दौरान अगर आप कनाडा की सड़कों पर चलें फिरें, चहलकदमी करें और यहाँ का माहौल देखें, तो यहाँ का माहौल जो पाकिस्तान में इलेक्शंस का माहौल होता है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको दीवारों पर कोई पोस्टर्स नज़र नहीं आएंगे, कोई बैनर्स नज़र नहीं आएंगे, किसी किस्म की कोई वॉल चॉकिंग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। हमारे यहाँ पर जिस तरह नारे लिखे हुए होते हैं दीवारों पर, यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, पियर पुलेवर तेरा नाम रहेगा, या हम न हो हमारे बाद कारनी कारनी। यहाँ पर इस तरह का कोई मामला नहीं है। कनाडा में जो हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि बैनर्स लगे हुए होते हैं, पोस्टर्स लगे हुए होते हैं इलेक्शन में, यहाँ पर रिवाज ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे इस तरह के बोर्ड्स। अब जैसे ये बोर्ड है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका बोर्ड है, और इस इलाके में इन्होंने एक घर के बाहर लगाया हुआ है। रविंदर भाटिया जी हैं जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब होता ये है, इस बोर्ड को लगाने का तरीका क्या होता है कि जो कैंपेनिंग करने वाली टीम होती है, जो कि रविंदर भाटिया जी की टीम होगी, उसके अंदर से कुछ लोग होंगे जो कि आएंगे, इस घर के ओनर से वो परमिशन लेंगे, और फिर परमिशन के बाद इस बोर्ड को यहाँ पर लगाया जाएगा। कोई भी बोर्ड ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता आके, जैसे हमारे मुल्क में आके कभी भी कहीं पर भी कोई भी बोर्ड या बैनर चस्पा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो कैंडिडेट है वो खुद आता है और ख़ुद इन घर वालों से बात करता है, उसकी कैंपेनिंग भी हो जाती है, घर वालों से एक रैपो भी डेवलप हो जाती है, और वो यहाँ पर आकर फिर इजाज़त अगर उसको मिल जाती है तो फिर ये बोर्ड लगा देता है। हर बड़ी पार्टी का लीडर यानी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार मीडिया पर होने वाली इलेक्शन डिबेट में हिस्सा लेता है और मसाइल के हल के हवाले से अपनी राय देता है। एंकर्स के और दीगर सियासतदानों के सवालात का मुकाबला करता है। ये डिबेट बताती है कि किस उम्मीदवार की प्लानिंग और नजरियात कितने मजबूत हैं। मार्क कार्नी को पियर पुलेवर ने टफ टाइम दे रखा है, जिसकी झलक नेशनल डिबेट में भी दिखाई दी। खासतौर पर जब पियर पुलेवर ने मुल्क में महंगाई और माशी तरक्की में गिरावट का जिम्मेदार ट्रूडो हुकूमत को ठहराते हुए मार्क कार्नी से ऑन एयर डिबेट में अवाम से माफी मांगने को कहा। तब मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो से वाबस्तगी को तो छोड़ें, उनको ओन करने से भी कतराते दिखाई दिए। The Liberal government has weakened our economy with anti-energy laws. Mr. Carney, you are becoming a real Canadian leader, saying one thing in French and another one in English. While these two compete about who's more pro-pipeline, I think what we need to do is, it's clear. The Liberals bought a pipeline, they built a pipeline. I don't know what Pierre is complaining about. You can't do something and the opposite, and you can't fill people's mind with nonsense. Mr. Poilievre, you spent years running against Justin Trudeau on the carbon tax, and they're both gone. Okay, they're both gone, and we're doing we're a pretty in good a new impersonation of them with the same policies tonight. Very different. Justin Trudeau's staffers are actually here with you at this debate in Montreal, writing the talking points that you are regurgitating into the microphone. How can we possibly believe that you are any different than the previous 10 years of Liberal government? 25 seconds left in this segment for you to respond to that. Look, I do my own talking points. Thank you very much. Will you look at the camera in the eye and apologize to the many people who suffered as a result of the inflationary policies that you advised Justin Trudeau to implement? I said earlier, but I'm going to say it again. I know you want to be running against Justin Trudeau. Justin Trudeau isn't here. इसके अलावा एक और मौके पर अपनी गुफ्तगू के दौरान गजा के मामले पर मार्क कार्नी का ज़ुबानी जवाब भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर गया, जिसे बाद में वो कवर करते रहे। Thank you. Thank you, Diana. I'm aware. Last night at the rally, there was a protester who interrupted your speech, said, there's a genocide in Gaza. And I believe your response was, I'm aware, that's why there's an arms embargo. So I just wanted to clarify what you heard. If you said, I'm aware, what were you being aware of? Are you conceding it's a genocide in Gaza? I didn't hear that. Actually, I didn't hear that word. You were there, I guess, and yeah. So it's noisy. There's you get if you're up there, you hear snippets of what people say, and I heard Gaza and that, and my point was I'm aware of the situation in Gaza, and Canada does, as you know, and it's a matter of public record. We do have restrictions since probably January of 2024 on arms exports or permits for arms exports to Israel, with the sole exception of the Iron Dome
which protects them more broadly. पाकिस्तान में एक चीज़ जो मेरे ख्याल में ज़रूर होनी चाहिए वो है इस तरह की इलेक्शन डिबेट। हर पार्टी का जो सबसे मेन लीडर है, जो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, वो आए इस डिबेट में हिस्सा ले, जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं उनके सवालों के जवाबात दे, जो एंकर्स हैं और जो एनालिस्ट्स हैं और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बातें हैं और उनके जो सवालात हैं उनके जवाबात दे, मुल्क के मसाइल के हवाले से और जो उसकी पार्टी का जो मंशूर है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करे। लेकिन हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर इस तरह की डिबेट हुई तो कौन कितना पानी में है ये सब पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ पर एक डिबेट होती है और वो डिबेट जो है आप देख सकते हैं हर न्यूज़ चैनल पर रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब उसे डिबेट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस इलेक्शन में जो मसाइल आवाम को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ तो है ही, लेकिन इनके अलावा महंगाई और रिहाइश की बढ़ती हुई कीमतें सरे फहरिस्त हैं। इसके लिए कंजर्वेटिव के पियर पुलेवर ने कुछ हल पेश किए। A plan to build 2.3 million new homes over the next 5 years for a change. Canada's building about 245,000 homes a year right now. Our Conservative plan to axe the federal sales tax will increase that by 30,000 homes per year. Second, we are going to incentivize municipalities to cut their development taxes by 50,000 homes. It's $50,000. When you cut the sales tax and the municipal taxes on home building by a total of $100,000 a home, you stimulate well over 50,000 additional home builds to bring it up to about 300,000 homes per year. इनके मुकाबले में मार्क कार्नी क्या प्लान लेकर आ रहे हैं वो भी देखते हैं। We're getting government back in the business of building affordable homes. Acting as a developer, Build Canada Homes will work with industry to build affordable homes at scale, including on public lands. We'll make good on the promise to unlock federal lands for home building on a post-war scale. Build Canada Homes will also provide $10 billion of low-cost financing to builders to construct deeply affordable homes for those most in need, as well as housing for students and seniors. Construction costs are up 51% in recent years. The way we build homes needs to change. Prefabricated and modular housing will play a big role in the future. They can drive down the time to completion by up to 50%. They're cheaper to build by up to 20%. And they're a more sustainable way to build, producing 22% fewer emissions than traditional construction methods. माहौलियाती टैक्स, रिन्यूएबल एनर्जी से मुताल्लिक पॉलिसी और मंसूबे और कार्बन के अखराज में कमी के वादे भी नताइज पर असरअंदाज होंगे। कनाडा के इलेक्शंस में जो नौजवानों का वोट है उसकी भी बड़ी अहमियत है। पिछली मरतबा जो इलेक्शंस हुए थे 2021 में, उसमें 53% नौजवान कनाडा के ऐसे थे कि जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने वोट नहीं डाला था और उनका जो कहना था वो ये था कि हमारे वोट की शायद कोई अहमियत नहीं है और हम अगर वोट डाल भी देंगे तो जो भी हुक्मरान बनेगा वो अपनी मर्ज़ी के काम करेगा, हमारी राय को अहमियत नहीं देगा। इस मरतबा इलेक्शंस कनाडा ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है और इस कैंपेन का मकसद ये है कि नौजवान वोटर्स को वोटिंग की तरफ राग़िब किया जाए। अब देखना ये है कि इस कैंपेन का कितना असर होता है। एक सर्वे के मुताबिक 18 से 34 साल की उम्र के वोटरों में से 41% पियर पुलेवर को वोट देने का इरादा रखते हैं, जबकि 37% मार्क कार्नी को वोट डालने का इरादा रखते हैं। 28 अप्रैल को लोग वोट डालेंगे तो 29 अप्रैल को नतीजा सामने आ जाएगा कि कनाडा के इलेक्शंस में कौन जीता, कौन सी पार्टी फतहयाब हुई और कौन अब वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन मैं चूँकि काफ़ी दिनों से इन इलेक्शंस को कवर कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मिल रहा हूँ, तो मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। जाते जाते आपके सामने वो अंदाज़ा रखता हूँ, फिर देखेंगे कि ये अंदाज़ा सही साबित होता है या गलत। अगर हम बात करें लिबरल पार्टी की, तो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में लिबरल पार्टी को मिलेंगी तकरीबन 190 के करीब नशिस्तें और अगर इनकी सीट रेंज की मैं बात करूं तो ये होंगी कोई तकरीबन 180 से लेकर 210 के दरमियान। उसके बाद है जी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी मेरा ख्याल है कि जीतेगी तकरीबन 125 के करीब सीटें
और अगर इनकी सीट्स रेंज की बात की जाए तो ये सीट रेंज होगी तकरीबन 115 से लेकर 135 के दरमियान। फिर है ब्लॉक क्यूबिकॉइस। ब्लॉक क्यूबिकॉइस मेरा ख्याल में जीत पाएगी तकरीबन 20 के करीब नशिस्तें, और अगर इनकी सीट रेंज की बात की जाए तो इनकी सीट रेंज होगी तकरीबन 18 से लेकर 25 सीटों के दरमियान। फिर है एनडीपी, जिसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी मेरा ख्याल है जीत पाएगी तकरीबन 8 के करीब सीटें, और इनकी सीट रेंज होगी तकरीबन 5 से लेके 12-13 के दरमियान। और फिर ग्रीन पार्टी, वो शायद एक आध सीट निकाल पाए। अब ये अंदाज़ा कितना सही साबित होता है, कितना गलत साबित होता है, इसके लिए इंतज़ार करते हैं 29 अप्रैल का। अल्लाह हाफ़िज़।